बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ज़िमनी इलेक्शन हो चुके, उसका रिजल्ट भी आ गया और रिजल्ट भी आपके सामने है। किसको कितनी सीटें मिली ये भी आपके चीज़ें सामने हैं। इस पर बात करने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ है, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स इस पर क्या है और तहरीक इंसाफ ने ये अपनी सीटें लूज़ क्यों की। इस जो रिज़ल्ट है हमारे सामने है, तो नून लीग को जो है वो कामयाबी हासिल हुई है मुख्तलिफ हलकों से। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं ईरानी प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान पर एतमाद जो है दुनिया का बढ़ता जा रहा है। पहले जो है वो सऊदी डेलीगेशन यहाँ पे आया, उसने अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बात की, मुज़ाकरात हुए और अब ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ शख्सियात से प्रेसिडेंट पाकिस्तान से मुलाकात हुई, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात हुई, लाहौर जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं। बड़ा अहम दौरा है, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करने जा रहे हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पर। हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो किस तरफ जा रही है। आवाम जो है उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। रोटी कपड़ा और मकान के नारे थे, बिजली बिलों के गैस के नारे थे, लेकिन आवाम को अभी तक कुछ नहीं मिला। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पहले सेगमेंट में तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। सर, ज़िमनी इलेक्शन पे शुरू करते हैं। ज़िमनी इलेक्शन का आपके सामने है, रिजल्ट आपके सामने है, क्या कहेंगे? इलेक्शन तो ना कहिए ना इसको। अच्छा, ये किस तरफ से इलेक्शन है, आप डिफाइन करते हैं मुझे इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन एक ऐसा फेल है जिसमें कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, ठीक है, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाज़त देते हैं, उनके घरों के ऊपर छापे नहीं मारते हैं, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी अनइम्पीडेड जारी रहने देते हैं, उनके लोगों को पकड़ के टॉर्चर नहीं करते, उनके जो वोटर्स होते हैं उनको पोलिंग स्टेशंस के ऊपर एंटर करने देते हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं तो ऑलरेडी 3-4 बैलेट बॉक्सेस वो स्टफ्ड पड़े नहीं होते। इलेक्शन इससे एक फेल का नाम है। ठीक है, ये जो इलेक्शन हुआ है ये किसी वियर्डेस्ट डेफिनेशन में भी पूरा नहीं उतरता एक इलेक्शन के ऊपर। इट्स अ ब्लडी फार्स। लानत और शर्म उन लोगों के ऊपर जो कि इसको इलेक्शन कहते हैं। तो फिर क्या ऐसे कहेंगे? आपने जो है वो पहला इलेक्शन 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, जारी बात है आपका वोटर मिला, आपने कहा कि हमें मैंडेट मिला है। गो के फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला जो है वो चल रहा है। और ज़िमनी इलेक्शन में भी आपके लोगों ने कंटेस्ट किया। आज CM KP के ने भी जो है वो कहा है कि बाजोड़ में जो हमें शिकस्त हुई हम तस्लीम करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि तो इलेक्शन नहीं है। बाजौर में कोई शिकस्त नहीं हुई है मेरे भाई। अच्छा, बाजौर में जिस शख्स को हमने टिकट दी थी उसके खिलाफ हमारा एक और मेंबर ऑफ द पार्टी है, उसने एग्री नहीं किया था। मैं वो एक लंबी कहानी है, उसको नहीं पढ़ेंगे। सो बेसिकली उसने भी इमरान खान की तस्वीर के साथ और इमरान खान के नारों के साथ इलेक्शन लड़ा था। सो नंबर 1 और नंबर 2 जो थे वो दोनों हमारे थे। नंबर 1 हार गया, नंबर 2 जीत गया, वो भी PTI का बंदा है। सो शिकस्त हमें नहीं हुई। टिकट की अलॉटमेंट के बारे में कोई इश्यूज थे जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई। नंबर 1। नंबर 2, 8 फरवरी का इलेक्शन जो था उसके ऊपर शब खून मारा गया था 8 और 9 की रात को। जीतने वालों को हरा दिया गया था, हराने वालों को जीत दिया गया था। उसके बाद भी मुख्तलिफ तरीक़ों और हरबों से हमारी जो सीटें थी उसको लेने की कोशिश की जाती रही। उसमें रिकाउंटिंग का चक्कर था और बहुत से और ऐसे लोग थे जो कि इस थोड़े से वक्त में बयान भी नहीं किया जा सकता। ना वो इलेक्शन था ना ये इलेक्शन है बेसिकली। और मैं तो कहता हूँ कि इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दे, क्योंकि इस किस्म के इलेक्शन के बाद जो लोग हैं उनको जमहूरियत के नाम से नफरत हो गई है और हो जाएगी वो। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हम लोगों ने एक पूरा प्रोटेस्ट जो है उसका ऐलान किया है और उसकी डेट्स जो हैं वो आज रात हम अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह ताला। आइंदा एक हफ्ते के अंदर अंदर एक तो जुमे की कॉल है हमारी, जो आने वाला जुमा है उसको कॉल है हमारी, मुल्क भर में हम प्रोटेस्ट करेंगे। और उसके बाद एक रेगुलर बेसिस के ऊपर पूरे मुल्क में जगह जगह हमारे जलसे और जुलूस निकलेंगे। और अब शायद जो हम इस वक्त तक एतदाल का रवैया हमने अडॉप्ट किया हुआ था कि चलिए देख लेते हैं जो ट्रेडिशनल हमारे पास एवेन्यूज़ हैं, वो जुडिशरी हो गई या इलेक्शन कमीशन हो गया या ट्राइब्यूनल्स हो गए वगैरह वगैरह, उनकी वसातत से शायद हमारे हकूक़ अगर सारे नहीं मिलते तो कम से कम कुछ भी मिल जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी है इसमें। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हम इस नतीजे के ऊपर पहुंच गए हैं कि ये जो एक फसाद और एक फ्रॉड जो है वो पैचुअली कमिट किया जा रहा है और इसके रास्ते हमें कुछ नहीं मिलेगा। सो हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन था पार्लियामेंट और लीगल फ्रंट के साथ साथ वो है हमारे पास पीसफुल पब्लिक एजुटेशन का। तो उसमें हम जा रहे हैं। ये हम जैसे कि मैंने कहा है कि मेरा ख्याल आज रात नहीं तो कल सुबह वो तारीखों के साथ जलसों का ऐलान हो जाएगा। रोज़ साहब, आपने एक तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी शुरू की, पेशीन से उसका आगाज़ हुआ और अब आप नई तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? वो भी जारी है कि ये वो ख़त्म हो गया, अब नई तहरीक शुरू हो रही है? ये भी उसी तहरीक के प्लेटफॉर्म से सारे जलसे होंगे जी।
अच्छा। जो अभी हमारे पास 6 का जो भी है, जो हम एहतजाज की कॉल है, इसमें भी वो तमाम लोग शामिल होंगे। उसके बाद हमारा फैसलाबाद में जलसा हो रहा है, वो भी उसी प्लेटफॉर्म से होंगे। तमाम पार्टीज मिल के करेंगी। तो डिमांड्स क्या हैं सर इसमें, क्यों क्या डिमांड है? जो तहरीक का नाम है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जनरल ज़ियाउल हक का भी हमने माशाल्लाह देखा हुआ है। उसके वक्त में तो आइन सस्पेंड ही हो गया था, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की जो सिचुएशन वहाँ थी, हम कहते थे कि शायद उससे बदतर वक्त हमें कभी देखने को ना मिले। वो बदतरीन वक्त हम समझते थे। जी। आज का वक्त उससे कहीं बदतर है। ठीक। आज ना जमहूरियत है, ना आइन है, ना कानून है, ना मोरालिटी है। शख्स से वाहिद की हुकूमत है। वो इशारा करता है तो ये सारे आपके जो बैठे हुए हैं, इनको मैं जंपिंग जैक्स कहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, ये सब ये एक हाथ के इशारे के ऊपर जुम्बिश करते हैं। इनकी दुमें हिलती हैं और ये भागे जाते हैं, पीछे करते हैं। इन्होंने इस मुल्क के ऊपर, मतलब एक शर्म का मकाम है कि इस जैसा क्रिमिनल गैंग जो है इस मुल्क के ऊपर इस वक्त हुकूमत कर रहा है और उनको इम्पोज किया गया इस मुल्क के ऊपर। भाई इसमें ये तो सारा मामला डिस्कस करते हुए भी इंसान अपने आप को डिग्रेड करता है। फ्रैंकली ये होना नहीं चाहिए। मतलब सारी कौम को के उठने का टाइम है, खड़ा होने का टाइम है, तो अपने हकूक के लिए। तो आप सर ये कह रहे हैं कि ना अदलिया, ना इदारे, ना कोई और प्लेटफॉर्म जो है आपको इंसाफ नहीं दे सका, सो आप सड़कों पर आ रहे हैं। 2 साल का जो है परफॉर्मेंस इन अदारों की, मेरे भाई वो आपके सामने है। मुझे बता दीजिए एक जगह हमें रिलीफ मिला है, एक जगह, एक बता दीजिए 2 साल में किस तरीके से हमारे लोगों को उठाया गया, किस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, किस तरीके से उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज की गई, किस तरीके से उनको बदला गया, उनकी बिजनेसेस तबाह की गई, उनके घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। आज भी हो रहा है। आज भी इन बाई इलेक्शन से पहले हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं थी। कौन करा रहा है ये? कौन करा रहा है? तो आप कोर्ट गए ना, अदलिया भी गए हैं आप? हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां नहीं मिलता। हाई कोर्ट गए, वो चीफ जस्टिस साहब हमारी पिटिशंस लेके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। वो हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, वो हमारी पिटिशंस पकड़ते हैं, उसके ऊपर बराजमान हो जाते हैं। कहते हैं ओ ठीक है सर, पेशावर हाई कोर्ट ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट भी हमें कुछ थोड़ा बहुत वहां से रिलीफ मिला था, और वो भी अब रूटीन में। पेशावर हाई कोर्ट की क्या ज्यूरिस्डिक्शन तो नहीं है जी, हर तरफ ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है ना। तो सर फैसला किसने करना है? आप फॉर्म 45 फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है, जिनको फैसला करने की इजाजत नहीं दी जा रही। पाकिस्तान में खुदा की जात के बाद जो आर्बिटर्स ऑफ द फेट ऑफ द कंट्री है वो पाकिस्तान के अवाम है। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। प्रॉब्लम ये है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां बिखेरी जाती हैं। 2 साल तक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल गवर्नमेंट इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करती रही है। तमाम ने अपना 90 डेज का मैंडेट जो था उसको एक्सीड किया हुआ था। प्रोविंशियल हुकूमतें जो थी केपी और पंजाब की, वो तो पता नहीं 2-2 साल तक बराजमान रही हैं, सिवाय इंटरम पीरियड के अलावा। तो मतलब ये तो हाल है। फिर भी कुछ लोगों को नजर नहीं आता, सवाल करते हैं वो लोग। ये लोगों को नजर आना चाहिए मेरा क्या हुआ इस मुल्क में। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आप फॉर्म 45 की बात करते हैं, फॉर्म 47 की बात करते हैं, तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म होगा ना, आप वहाँ पे जाएंगे, आप अदलिया जाएं, इलेक्शन कमीशन जाएं या कहीं और जाएं, तो ट्रिब्यूनल जाएं, तो फैसला तो उन्होंने करना ना। कि जब मैं अपना फैसला खुद करने लगाऊंगा या आप अपना फैसला खुद करने लगेंगे, तो फिर फैसला तो नहीं होगा सर। तो फैसला कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने को फैसला किया। मैंने आपको चैलेंज किया, मुझे आप एक बताइए, 2 साल के अरसे में एक फैसला बताइए जो जस्टिस की बेसिस के ऊपर हुआ। कि खान साहब के खिलाफ जो केसेस हैं, क्या वो उनकी को बेस है? फेक, फ्रिवलस, फ्रॉडुलेंट केसेस है इनकी बेस? और कोई फैसला जो हमने पिटिशंस किए, एक पिटिशन का फैसला, जिस तरीके से इन्होंने इंसाफ का इंसाफ को पामाल किया है कि खान साहब के खिलाफ 5 दिन के अरसे में 3 केसेस का फायदा किया, 18 घंटे तक अनइंटरप्टेड उसकी प्रोसीडिंग्स जारी रही हैं, आज तक नहीं हुआ है। टोटली अनप्रेसिडेंटेड। इन्होंने तो मजाक बना लिया इनका कानून का। तो जैसा कहते हैं कि वकील नहीं पेश हुए, आपके वकील जो है वो अपना एब्सेंट थे, फिर वो जारी बात है सर उन केसेस में किसी में ये मसला नहीं आया। वो अब की बात है कि एक वकील में, जिस दिन आपके यहाँ वो सऊदी डेलीगेशन आया हुआ था, आपने सारे शहर को जैम कर दिया था, क्योंकि आपके आका आए हुए थे, सारे शहर को जैम कर दिया था। तो वो बेचारा हमारा वकील 3 मिनट या 4 मिनट लेट पहुंचा वहां, तो उसको वो रिवाइव हो गया, केस दोबारा रिवाइव हो गया, वो चल जाएगा। लेकिन वो जो केसेस थे जो जिनमें सजाएं हुई हैं, उसमें ऐसी कोई सिचुएशन तो कभी क्रिएट नहीं हुई। तो सऊदी डेलीगेशन जब आया तो जारी बात है, आपके दौर में भी, तहरीक इंसाफ के दौर में भी जो है वो सऊदिया के साथ ताल्लुकात हमारे हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। सऊदिया के साथ ताल्लुकात हैं, अच्छे थे और अच्छे होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए। लेकिन एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना। आप जाएं लंदन में जाएं, आप DC में जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, कहीं क्या यह हाल होता है कि आप 2-2 घंटे तक आप क्रिकेट की टीमें आती हैं IPL में पार्टिसिपेट करने, और आपको सरीना जहां वो ठहरती हैं उसके इर्द गिर्द आपने मीलों तक का फासला जो वो ब्लॉक कर दिया होता है।
और आप कहते हैं जी कि इस मुल्क में अमन है। क्या ये मैसेज है आपके अमन होने का, या ये मैसेज है अमन ना होने का? आप गए होंगे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। सुनो, ये मैं कोई फिक्शनल बयान नहीं दे रहा हूँ, ये हकीकत बयान कर रहा हूँ। जी जी। तो ज़री बात है, अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम कर रही है, सऊदी डेलीगेशन आया, ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो आया, तो एतमाद तो बढ़ रहा है ना सर दुनिया का पाकिस्तान पे, लोग आ रहे हैं यहाँ पे। भाई ये ऐसे जो विजिट्स होती हैं ना, ये 2 दिन में या 2 हफ्ते में नहीं प्लान होते, आप जानते हैं ना। आप तो बैठे हुए हैं, आप प्रोग्राम मैनेज करते हैं, भाई ये महीनों पहले से प्लान हुए होते हैं। ऐसे ही है, मुझे नहीं पता किसके दिनों में प्लान हुए थे, शायद हमारे दिन में प्लान हुए हों। हमारे वक्त में भी आखिरी 4 महीने में 2 OIC की कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, याद है आपको? दिसंबर में हुई थी, फिर मार्च में हुई थी। अनप्रेसिडेंटेड है, 17 साल के बाद पाकिस्तान में किसी OIC की फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, नॉट 1 but 2, वन आफ्टर द अदर। तो होता है, चल जाता है, ये भी आएंगे, ये भी प्लान हुए होंगे, वो आ गए हैं, पहुंच गए हैं। आपने कहा सऊदी अरेबिया के डेलीगेशन का आपने विजिट किया, 1 पैसे की इन्वेस्टमेंट उन्होंने कमिट नहीं की है। तो आपके लोग कहते हैं जी कि सऊदी अरब है वो भी रजीम चेंज में जो है उसका भी हाथ था। नहीं वो हमने टोटली अपने आप डिसोसिएट कर लिया था। मैंने खुद बयान दिया था, आपको पता है, मैंने 6 प्रोग्राम्स में भी आके डिसोसिएट किया। वो बिल्कुल उसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि खान साहब को हम मिलने गए थे लास्ट थर्सडे को, उन्होंने तो वो सारे फैक्टर्स गिनवाए थे कि जी ये भी किया उन्होंने, ये भी किया, ये भी किया। सऊदी अरब के साथ तो हमारे ट्रेडिशनल अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो भी हुकूमत आएगी वो उन ताल्लुकात को फर्दर इंप्रूव करने की कोशिश करेगी। तो सर आप जो जलसे करने जा रहे हैं, अभी आप फरमा रहे थे, तो क्या तवक्कुआत क्या हैं? खान साहब जो है वो जेल में है, तो बगैर लीडर के जो है वो तहरीक कामयाब होती है, या जलसे कामयाब होते हैं, या आपके जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो जाएंगे? खान साहब जेल के पीछे से इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं भाई। वो जेल में होने का मतलब ये नहीं कि वो लीडर नहीं रहे। अच्छा। उनका स्टेचर और साइज उससे भी पहले से भी बहुत बढ़ गया हुआ है इस वक्त। अच्छा। उसके तो साए से डरते हैं ये लोग, साए से डरते हैं, साए से डरते हैं, उसकी आवाज़ से डरते हैं। ये ना उसकी तस्वीर आप दिखा सकते हैं, ना उनकी आवाज़ आप सुनवा सकते हैं। और मुल्क में जमहूरियत है, पनप रही है, इलेक्शन हो रहे हैं। कभी सोचा तो करें, आप लोग मीडिया के लोग बैठे हुए हैं, कभी सोचें ये जमहूरियत है? जमहूरियत के ये तकाजे हैं। एक शख्स की आवाज़ से डरते हैं, उसके साए से डरते हैं, उसकी तस्वीर से डरते हैं। ये है उसका स्टेचर। तो लड़ाई कब ख़त्म होगी सर? कब जो है वो ये खान साहब, जारी बात है, कोर्ट के अंदर बैठ के भी वो इदारों को मैसेज दे रहे होते हैं, इदारों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो ये लड़ाई जो है वो ख़त्म हो सकती है? कोई वे आउट है इसका, कोई वे फॉरवर्ड है? कोई लड़ाई सिर्फ एक तरीके से ख़त्म हो सकती है भाई, कि पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस जो हैं, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो आइन की किताब पकड़ के कहें कि इसके मुताबिक हमने पाकिस्तान को चलाना है। यही हमारी स्ट्रगल है, यही हमारी फाइट है, यही हमारी जद्दोजहद है, और हम इसको करवा के रहेंगे इंशाअल्लाह। तो कोई मैसेज, जैसे खबरें आती हैं, कोई मैसेज खान साहब को जा रहा है, कोई उन्होंने खबरें आती हैं कि उन्होंने इनकार कर दिया मिलने से, उन्होंने मैसेज से भी लेने से भी इनकार कर दिया, कुछ है ऐसी सूरत? कोई मैसेंजर कोई है? कोई इस मुल्क में जो चोर और डाकू बराजमान किए जाते रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, उनके ये होता था कि उनको निकालने वाले भी वो होते थे, उनको लाने वाले भी वो होते थे। जब निकाले जाते थे तो वो हाथ जोड़ के बैठ जाते थे, माई बाप माफ़ कर दीजिए, फिर उनको सऊदी अरब भेज दिया जाता था या उनको लंदन भेज दिया जाता था। ठीक है, इसी तरह से जरदारियों के साथ होता था, यही शरीफों के साथ होता था, यही इनकी खसलत है, यही क्योंकि ये उसी नर्सरी में इन्होंने परवरिश पाई होती थी, उन्हीं की गोद में बैठ के ये बड़े हुए हैं, जवान हुए, पॉलिटिकल लीडर सो कॉल्ड बने। खान 8 महीने से जेल में बैठा हुआ, आपका क्या ख्याल है कि वो बाहर नहीं आ सकता था? आपका क्या ख्याल है कि उसको ऑफर्स नहीं हुई हैं? अच्छा, ऑफर्स हुई हैं? उनको भी वही कहा गया है जी कि आप बैठिए, चुप करें, आप बैठ जाएं, हम आपको वापस ले आएंगे 2-2.5 साल, चुप कर जाएं। क्या वो बंदा एक लीडर है, ज़मीर बेचने वाला नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला नहीं है, इस मुल्क के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कोई जिम्मेदार बंदा कोई है पाकिस्तान की आज तक, मुझे बताइए 76 साल तारीख में कोई ऐसा लीडर है, कोई पैरेलल है जो वहाँ बैठा हो और कह रहा हो कि मैंने बाहर नहीं जाना, जिसकी कोई प्लेटलेट्स डाउन नहीं हुए, जिसकी पैक में कोई पेन नहीं हुआ, उसने हॉस्पिटल जाने का नहीं कहा? आप इन चोरों की देखिए, आपने एंटिक्स देखे थे कभी? अंदर जाते थे तो 2 दिन के बाद इनकी खबर को, छोटे छोटे सांप की छोटे उसकी कमर खराब हो जाती थी, दूसरे का झूठ झूठ झूठ। क्या पाकिस्तान की आवाम की तकदीर ये? काटिएगा ना इसको, चलाइएगा प्लीज। नहीं चलाएंगे, मेहरबानी, लेकिन बहुत शुक्रिया। लेकिन सर जो अल्फाज का इस्तेमाल, आई थिंक वो अगर टट्टू और ये वो अगर ना इस्तेमाल की जाए, मैं अल्फाज में आप एतराज कर रहा हूं।
बेहतर नहीं होगा? इनके असल नाम जो है, मैं एतराज कर रहा हूं, मैं इनको जानता हूं बहुत अच्छी तरह, इनकी हैत क्या है, ये किस 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 गिरे हुए इनकी हस्ती है, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं। काश मैं वो सब कुछ बयान कर सकता भाई, वो मैं एहतियात इसलिए कर रहा हूं कि हम ये पब्लिक डोमेन में बैठे हुए। जी जी। तो मैं नहीं करूंगा, वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा जो ये डिजर्व करते हैं। मुझे बताइए सर कि हम कभी सुनते हैं कि आपका जो फोकल पर्सन है वो चेंज हो गए, कभी हम सुनते हैं कि मरवत साहब बयान कोई और दे रहे हैं, आप उसको जो है वो मना कर रहे हैं और आप उसकी तजदीद कर रहे हैं, कभी गौहर अली खान साहब कुछ बयान देते हैं। तो लीडर कौन है? मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि जो बंदा मिलने जाए खान साहब उसको जो है कोई और मैसेज दें, आपको कोई और मैसेज दें, उनको कोई और मैसेज दें, तो वो सारे जो है वो देखिए लीडर एक लाइन ही है, किसकी टो उसका नाम है इमरान अहमद खान, वो लीडर है। लीडर कोई और हो ही नहीं सकता पीटीआई का। वोट उसका है, लीडर वो है, मुर्शद वो है और वही रहेगा। बाकी सब जो है वो स्टैंड इन है। हाँ। बाहर आएगा वो, जब जेल में, वहाँ से भी सारा डिक्टेशन उसी की है, अहकामात उसी के जो हम वे कर रहे हैं। दूसरा रहा आपका फोकल पर्सनस का। फोकल पर्सनस का चेंज होना हमारा मसला नहीं है भाई, कुछ समझ लीजिए। 6-6.5 महीने इन्होंने किसी पॉलिटिकल लीडर को खान साहब से मिलने नहीं दिया। मेरे पास 14-15 हाई कोर्ट्स की परमिशंस थी, ऑर्डर्स थे कि जी जेल 6 महीने सर? जी 6.5 महीने किसी पॉलिटिकल लीडर को नहीं मिलने दिया। मेरे पास हाई कोर्ट की 13-14 परमिशंस थी, मेरा ख्याल है मेरे पास होंगी, आपको आप कहेंगे तो दिखा दूंगा आपको। ठीक है कि इनको कहा थी कि ये रऊफ हसन जो है इसको मिलने दीजिए। वहाँ जाते थे, कहते थे सर इंतजार करें, आधा घंटा 1, 2, 3, 4 घंटे के बाद हाथ जोड़ देते थे और जो कहते थे वो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पब्लिक डोमेन में बैठे हुए। ठीक है, आपका करियर जो है वो जेपरडाइज हो जाएगा, वो मैं नहीं चाहता कि वो हो। तो वो हम चलिए वापस आते थे। ये अदालत में गया हुआ था, फिर अदालत ने ऑर्डर किया जी कि इनको मिलने दिया जाए। उन्होंने कहा जी कि हफ्ते में आप 2 दफ़ा मिल लेंगे। वो उसमें भी वो नहीं, जब जो पॉलिटिकल लीडर जाते थे उनके ऊपर मुख्तलिफ वो ऑब्जेक्शंस कर देते थे, ये नहीं मिल सकता था, ये नहीं मिल सकता था, ये नहीं मिल सकता, ये नहीं मिल सकता। फाइनली एंकर पर्सन हमने वो जो आप जिसको कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेटर्स हमने मुकर्रर किए हैं कि जी इनके थ्रू लोग सिलेक्ट होंगे और उनकी लिस्ट जो है वो ऊपर जाएगी माई बाप के पास, और माई बाप उसको अप्रूव करेंगे तो वापस आएगी और वो फिर मिलने के जो है। लास्ट टाइम जुमेरात को जब हम गए हैं तो 6 बंदों की 6 पीपल एट वन टाइम, ये भी हुआ। तो वो पॉलिटिकल लीडर थर्सडे को मिल सकते हैं, वंस अ वीक थर्सडे को। हमने 6 बंदों की लिस्ट ली थी, उसमें 2 के ऊपर माई बाप का ऑब्जेक्शन आ गया कि ये नहीं मिलता। उसमें उन्होंने अपनी पसंद के या मतलब नॉन पॉलिटिकल लोग को घुसा दिए तो हम मिले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मतलब इंसान बयान करते हुए भी अपने आप को छोटा महसूस करता है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है मेरे भाई कि वो नहीं चाहते कि खान साहब की तस्वीर आए या उनकी आवाज़ आए या उनको कोई मिले। वकीलों को तो मिलने देना है ना, कि उन्होंने मुकदमे चलाने हैं, ये करना है, वो करना है, तो वो चले जाते हैं। ट्यूसडे को वो जाते हैं मिलने के लिए, या फिर उनकी बेगम साहिबा हैं और उनकी जो सिस्टर्स हैं वो मिलती हैं। सर 2 दिन है आपके पास हफ्ते में, कौन सा कैदी जिसके पास 2 दिन है और वो मिलता है? एक दिन तो वकीलों का है ना जी, सर वकील भी उसके लिए जाए। और आपके वकील हैं सर? नवाज शरीफ साहब अंदर थे, सुबह से शाम तक 7 डेज अ वीक बैठे होते थे दोस्तों के साथ। आइए चलिए मैं ले चलता हूँ आपको अडियाला, चले मेरे साथ, उधर भी लाहौर भी ले चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ खुद, आप खुद बात कर लीजिए डायरेक्टली जेल स्टाफ से, जेल अथॉरिटी से। 24 घंटे बैठे होते थे 7 डेज अ वीक। तो फिर इसका मतलब ये है कि तहरीक ही चलेगी, ना अदलिया ना इदारे ना कोई और। अंडर द सर्कमस्टांसेस आप सही फरमा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक टीवी स्टेशन पे बैठा हुआ था, तो मैं बैठा हुआ मैंने कुछ एक मिसाल दी थी कि देखिए एक तराजू है, उसके 2 पलड़े हैं। एक पलड़े में जो है वो पार्लियामेंट और जो लीगल ऑप्शंस हैं वो पड़े हुए हैं और उनके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मामला को आगे बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ हमारी तहरीक पड़ी हुई है। तो वो मैंने कहा था अगर यहाँ से आपने शुरू किए तो हमारी कोशिश थी कि ये जो है ना पार्लियामेंट और उसके थ्रू जो वो उससे मतलब मामला सुधर जाएं। लेकिन अब ये हो रहा है, मामला उधर से नहीं सुधर रहे, तो इसलिए जो तहरीक है, अवामी तहरीक जो है, उसका पलड़ा भारी होता जा रहा है और इस वक्त वो इतना भारी हो गया है कि हम अब इसको फर्दर पोस्टपोन नहीं कर सकते। ये सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब। ये थे रऊफ साहब जिनका कहना है कि तहरीक का पलड़ा भारी हो रहा है और हम तहरीक ही चलाएंगे क्योंकि उन्हें इदारों पर से इंसाफ की तवक्को नहीं है। मुझे ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ज़िमनी इलेक्शन की, और ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरह मुस्लिम लीग नून को सीटें मिली हैं और तहरीक इंसाफ ने सीटें लूज़ की हैं, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि मुस्लिम लीग नून का जो सियासी इत्तेहाद है, जो हुकूमत है, वो उसकी किस हद तक पेनिट्रेशन हो रही है सिस्टम के अंदर, और तहरीक इंसाफ जो है वो किस तरह सिस्टम से आउट हो रही है।
ये बड़ी एक जो है वो एक नई चीज़ सामने आई है कि तहरीक इंसाफ जो क्लेम करती थी कि वोट बैंक उनका है, अब उन्हें थोड़ा सा धचका लगा है और सीएम केपी ने भी अपनी शिकस्त तस्लीम की है। उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। मुजम्मल साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने का। बताइएगा, कम बैक है नून लीग का पंजाब में जितनी सीटें मिली हैं, बाकी जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके रिजल्ट पर? मैं समझता हूँ नून लीग का इतना कमबैक नहीं है जितना पीटीआई का वोट बैंक जो है वो बैलेट पे नहीं आया। पीटीआई का वोटर बैलेट पे नहीं आया, या तो वो पीटीआई से नाराज है या ना उम्मीद हो गया है, या वो उसने समझा है कि पीटीआई से अब वो तब्दीली मुमकिन नहीं है। जो भी उसकी रीजन है, असल बात यह है कि ज़िमनी इंतखाबात में पंजाब में पीटीआई का वोटर बैलेट पे नहीं आया, जिसका नुकसान पीटीआई को हुआ है। तो जो सीटें मिली हैं सर मुस्लिम लीग नून को अभी पंजाब में, और इससे आप मुतमिन हैं कि जो मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिटिक्स है या जो इक़दामात हैं उससे वोटर मुतमिन है, या जो वोटर जिसने पहले वोट कास्ट नहीं किए थे या थोड़ा सा दूर था नून लीग से, वो वापस आ रहा है? जी, नून लीग के वोटर में एक उम्मीद की किरण तो मौजूद है ना जी। मरकज में हुकूमत बन गई, पंजाब में हुकूमत बन गई, एक कामयाबी का एक जो वो है फीवर तो मुस्लिम लीग नून के वोटर में मौजूद है। उसका जुबिलेंट होना, उसके अंदर उम्मीद पैदा होना तो हमें समझ आती है। ज्यादा है कि पीटीआई का वोटर डिमोरलाइज है। पीएमएलएन में तो जुबिलेंस है, हुकूमत बन गई है, कामयाबी एक मौजूद है। मरियम नवाज का वजीर आला बन जाना एक कामयाबी समझा जा रहा है। शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आजम बन गए हैं, तो एक कामयाबी की जो फीलिंग्स है वो तो मुस्लिम लीग नून के अंदर उसके वोटर सपोर्टर में मौजूद है। लेकिन पीटीआई के वोटर में डिप्रेशन और डिस्कनेक्ट जो है पार्टी से वो नजर आया। तो फिर क्या फ्यूचर क्या देख रहे हैं तहरीक इंसाफ का? अगर वोटर जैसे अभी सीएम केपी के अलीमीन गंडापुर ने भी ये बाजोड़ की शिकस्त को जो है वो तस्लीम किया है और ये कहा है कि हम जो वोटर का फैसला है उसे तस्लीम करते हैं, लेकिन फिर मुजम्मल साहब तहरीक इंसाफ जो कि क्लेम करती है अब भी कि सारा वोट बैंक उनके पास था, अभी नज़र आ गया ज़िमनी इलेक्शन में, और जो जिस तरह वोट कास्ट हुए, तो क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ का फिर फ्यूचर क्या होगा? देखिए, फ्यूचर को अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी इश्क बहुत से दरिया अबूर करने हैं। अभी तो पहला डेंट पीटीआई को नजर आया है, हमें बड़ा मेजर डेंट जो है वो पीटीआई को पहला नजर आया है उनके वोट बैंक के हवाले से। और किसी भी सियासी जमात के लिए उसका वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इक्तदार से ज्यादा वोट बैंक इंपॉर्टेंट होता है। अगर इक्तदार भी चला जाए और वोट बैंक भी चला जाए फिर तो सियासी जमात के हाथ कुछ भी नहीं रहा। अक्सर अगर इक्तदार चला जाए और वोट बैंक बच जाए तो सियासी जमातें समझती हैं कि कोई घाटे का सौदा नहीं है, चले वोट बैंक हमें दोबारा इक्तदार में ले आएगा। लेकिन अगर वोट बैंक भी कम होता गया और इक्तदार भी ना रहा तो फिर तो सर्वाइवल मुश्किल होगा। दोनों में से एक चीज का इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है। या आपके पास इक्तदार हो, आप कहते हैं मैं इसके जरिए वोट बैंक बना लूंगा, या आपके पास वोट बैंक हो, आप कहते हैं इसके जरिए इक्तदार हासिल कर लूंगा। लेकिन अगर दोनों चीजें हाथ से निकल रही हो तो फिर सियासी जमात को अपनी बका का सवाल जरूर पैदा होता है। ये देखना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को कि उनका वोटर उनसे नाराज क्यों है। क्या अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकज में हुकूमत बना लेते तो उनके वोटर को अंदर उम्मीद पैदा ना रहती और वो निजाम में मौजूद ना रहते। अगर वो ऐलान कर देते बिलावल के साथ कि हम बिलावल के साथ हुकूमत बना रहे हैं तो क्या वोटर के अंदर उम्मीद ना रहती। और जो आपने बाहर रहकर नाउमीदी पैदा की है, ये तो अब सोचने की बात है तहरीक इंसाफ के लिए कि उनकी कौन सी सियासी हिकमत अमली का वोटर पे क्या असर हो रहा है। तो मुजम्मल साहब, एक तरफ तो केपी का मैंडेट है जो है वो तहरीक इंसाफ उसे ऑन करती है कि केपी के अंदर मैंडेट मिला है, और शिकस्त भी तस्लीम करती है कि केपी के अंदर आज जो बाजोड़ का जो शिकस्त हुई वो भी तस्लीम करते हैं। लेकिन पंजाब में शिकस्त तस्लीम नहीं करते। पंजाब में वही नैरेटिव है धांधली का, वही नैरेटिव है फॉर्म 45 का, फॉर्म 47 का। तो ये नैरेटिव किस हद तक चलेगा सर? सर ऑब्सोलीट हो जाता है नैरेटिव आप एक हद से ज्यादा देखें। इंपोर्टेड हुकूमत का नैरेटिव चला, आज लगाते हैं इंपोर्टेड हुकूमत का नारा। ईरान का सदर तो पाकिस्तान फिर रहा है अमेरिका की मुखालफत के बावजूद, तो आज ये कह सकते हैं इंपोर्टेड हुकूमत है। आज साइफर को कह सकते हैं कि साइफर है। ये जो बयानिए होते हैं इनकी झूठे बयानियों की खास मुद्दत और एक खास टाइमिंग होती है जिसके बाद वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। हमने पीटीआई के बहुत से बयानियों को ऑब्सोलीट होते देखा है, लेकिन उनका कमाल ये है कि वो फौरन एक नया बयानिया बना लेते हैं। अब ये धांधली का बयानिया भी मुझे लगता है लंबा नहीं चढ़ना, उन्हें कुछ और नया बनाना पड़ेगा।
तो क्या समझते हैं सर, कोई क्या समझते हैं कि अगला नैरेटिव जो है वो क्या होगा, क्या हदफ है? ये मुझे क्या पता, मैं पीटीआई में तो नहीं हूँ, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि उनको एक नए बयानिए की जरूरत है। देखें, कभी तो वो सर खत लिखते हैं, जेल के अंदर बैठ के खत लिखा जाता है कि पाकिस्तान को एक कैदी जो है वो खत लिख रहा है। कोई कैदियों को सहूलत होती है? वैसे आप अपने सारी उम्र सहाफत की है, रिपोर्टिंग की है, तो जेल के अंदर जो जेल मैनुअल है वो ये अलाउ करता है कि कोई कैदी बैठ के खत लिख रहा हो और वो जाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास या किसी प्रेसिडेंट के पास या किसी और के पास? भाई उनका तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में मजमून छप गया जेल में से, आप क्या बात करते हैं? वो कहने लगे मेरा मजमून एआई से छपा है, अब उनको जेल में कंप्यूटर भी अवेलेबल होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मजमून छप गया। तो मेरा मतलब है, आप ये जेल है, 7 कमरों की जेल होती है, देसी कुकर जेल में होते हैं, जेल में 50 लाख रुपए की साइकिल मशीन जेल में होती है, ये जेल थोड़ी है, ये तो एक फन ट्रिप है उनका। वही ना। और फिर सर जो मुशर्रफ बीबी के जो है वो टेस्ट हुए वो भी हमारे सामने, और जो अलामिया जा रही है वो बड़ा सर दिलचस्प है कि डॉक्टरों ने एक बड़ी दिलचस्प बात की थी कि जो इनको मैदे का इशू है वो उसमें उसकी तेजाबियत जो है वो मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से या मिसालादार चीज़ें खाने से होती है। तो ऐसी चीज़ें तो आप ठीक कह रहे हैं कि ज़ाहिर बात है, बनी गाला जेल ही है ना, तो वहाँ तो सारी चीज़ें मुयस्सर हैं। वो कहते हैं बात हार्पिक से कुरकुरे तक पहुंच गई है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही है। तो मुजम्मल साहब ये सर बताइएगा कि अब ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान में है, पहले सऊदी डेलीगेशन आया, बड़ा भारी भरकम डेलीगेशन था, सरमायाकार भी बात हुई, अब भी सरमायाकार भी बात हो रही है, दो तरफा जो है वो तजारत बढ़ाने में बात हो रही है, चाइनीज डेलीगेशन जो है पाकिस्तान में है। तो किस तरह देख रहे हैं इस सारी डेवलपमेंट को कि एक तरफ तो इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया और दूसरी तरफ जो है वो मुल्क को जो है वो कहते हैं तनहा रह गया, कोई इसके साथ बात नहीं करेगा, जो है IMF बात ना करे। तो ये क्या साइन जो है वो किस तरह देखते हैं कि अब ईरानी प्रेसिडेंट भी मौजूद है, सऊदी डेलीगेशन भी आ गया और फिर आगे भी लोग आ रहे हैं? मेरा ख्याल है वोटर ये सब कुछ देख रहा है और 21 अप्रैल को उसकी एक झलक नजर भी आई है। जैसे जैसे ये हुकूमत परफॉर्म करेगी वैसे वैसे पीटीआई के वोट बैंक को डेंट पड़ेगा और वोटर जो है अपना मूड बदलेगा। परफॉर्मेंस जो है वो उससे बेहतर कोई जवाब नहीं है। इस हुकूमत को अब तहरीक इंसाफ के बयानियों की बजाय अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए, काम करना चाहिए, लोगों को रिलीफ देना चाहिए, पाकिस्तान की खिदमत करनी चाहिए। इनकी परफॉर्मेंस बोलेगी तो उनका बयानिया खुद ब खुद गलत हो जाएगा। हुकूमतें बयानिया नहीं बनाती हैं, हुकूमतें कारकर्दगी से अपना जवाब देती हैं और जो हुकूमत बयानिया बनाने लग जाए इसका मतलब है उसके पास कारकर्दगी नहीं है। इनको काम करना चाहिए, लोगों को रिलीफ देना चाहिए, पाकिस्तान को मसाइल से निकालना चाहिए, इन बयानियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मुजम्मल साहब मुझे ये बताइएगा सर कि ज़ाहिर बात है आपने बात की कि परफॉर्मेंस जो है वो देखी जाती है गवर्नमेंट की, तो अब तो जो है वो काफ़ी दिन हो गए हैं गवर्नमेंट बने हुए और फिर आपके सामने है महंगाई, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, आल्दो सर्दियां जो है वो चली गई लेकिन आवाम को रिलीफ कहीं नज़र नहीं आ रहा। समझते हैं कोई जो है वो कोई रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं नियर फ्यूचर में कोई? लेकिन जी इकॉनमी बेहतर होगी तो रिलीफ मिलेगा, रिलीफ देना हुकूमत का फर्ज है। हम इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकते कि हुकूमत चीजें महंगी करती रहे और हम हुकूमत का दिफा करते रहें। लोगों के साथ खड़े हैं, चीजों को सस्ती करना पड़ेगा, बिजली सस्ती करनी होगी, पेट्रोल सस्ता करना होगा, गैस सस्ती करनी होगी, जरूरियात जिंदगी सस्ती करनी होंगी। इस पर तो कोई दो राय नहीं है। अगर हुकूमत महंगी करेगी तो लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे। इस हुकूमत के पास गलती की गुंजाइश नहीं है। इसको जल्द अज जल्द माशी मसाइल पर काबू करके लोगों को रिलीफ देना है और सब लोग रिलीफ का इंतजार कर रहे हैं। आगे सर बजट आ रहा है और IMF के साथ भी बातचीत चल रही है, तो क्या समझते हैं कि IMF के साथ जो डील होने जा रही है वो अवाम के मुफाद में होगी या हुकूमत के मुफाद में होगी? कोई अवाम को तो फिर वही मैं बात करूंगा कि रिलीफ तो फिर नहीं मिलना। रिलीफ मिलेगा जब पाकिस्तान के लोग टैक्स देने लग जाएंगे। रिलीफ के लिए हुकूमत को काम करना चाहिए। मैं हुकूमत का तर्जुमान तो नहीं हूँ लेकिन मैं रिलीफ का जरूर मुतालबा करता हूँ कि लोगों को रिलीफ देना चाहिए। IMF से ऐसा मुआहदा नहीं करना चाहिए जिससे लोगों के गले कटें, हुक्मरान अपने गले कटवाएं, अवाम के गले मत काटें। एक और सर बड़ी दिलचस्प सूरत पैदा हुई कि जैसे रोटी को सस्ता किया गया और जो है वो छापे शुरू हो गए, पर्चे शुरू हो गए, ताजर जो है सड़कों पर आ गए
तो इस तरह के इकदाम जैसे इस पे तो कोई गुर्बत तो कम नहीं होगी कि रोटी सस्ती हो जाएगी या आप सब्सिडी देना शुरू कर देंगे। कोई ठोस इकदाम जो है आप समझते हैं कि पंजाब में मरकज़ में कोई ऐसे ठोस इकदाम सामने आने चाहिए जिससे वाकई ही आवाम को जो फ़ायदा हो? यकीनन आने चाहिए, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये भी आप समझें कि जितने लोग बाजार से बाहर से वर्के मजदूर रोटी खाता है और लोग जो पेंटर है, जो हमारी लेबर क्लास है, वो अक्सर दिहाड़ी पे हो तो बाहर से रोटी खाती है, उनके लिए रोटी की कीमत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे और आपके लिए तो शायद रोटी की कीमत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो वर्कर क्लास है, लेबर क्लास है, जो मजदूर है, जो काम करने वाला दिहाड़ीदार है, जो और गरीब लोग हैं, उनके लिए रोटी की कीमत की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं समझता हूँ हुकूमत को हर चीज की प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए, जो जरूरियात जिंदगी है। रोटी की कीमत भी कंट्रोल होनी चाहिए, लूट सेल नहीं होनी चाहिए कि आप चाहे 25 रुपए की भेजें। आटा सस्ता हुआ है तो रोटी सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि हमारे ताजर को अब मुनाफाखोरी की आदत पड़ गई है। ना ये ताजर टैक्स देता है। आप पेट्रोल सस्ता कर लें, किराए कम नहीं होते हैं, चीजें सस्ती नहीं होती। आप महंगा कर लें तो शाम को सब कुछ महंगा हो जाता है। तो हमारा जो बिजनेसमैन है वो प्रॉफिट मेकिंग में इतना ज्यादा चला गया है कि अब उसको रेगुलेट करने के लिए डंडा तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं हुकूमत के डंडा इस्तेमाल करने के खिलाफ नहीं हूं। मेरे ख्याल में हमारे जो मुनाफाखोर लोग हैं, आप देखें ना, यहाँ लोग दुनिया भर में क्रिसमस पर चीजें सस्ती होती हैं, यहाँ ईद में महंगी हो जाती हैं। हमारे यहाँ रमजान में खजूर महंगी हो जाती है, कोई उसकी रीजन है? ये सब के लिए एक रेगुलेटर होना चाहिए और हुकूमत को डंडा इस्तेमाल करना होगा। मैं डंडे के हक में हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब। ये थे मुजम्मिल सरवर्दी, जिनका कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को जो है वो परफॉर्मेंस के साथ साथ डंडा भी उठाना होगा ताकि जो मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ एक्शन हो सके। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि सरमायाकारी कैसे आएगी, मुल्क के मसाइल कैसे हल होंगे। ईरानी प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान के बड़े अहम दौरे पर हैं और उन्होंने आज मुलाकातें की हैं सदर पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और मुख्तलिफ़ अहम शख्सियात से उनकी मुलाकातें हुई हैं। अरबों डॉलर की सरमायाकारी की बात हो रही है, दो तरफ़ा तिजारत की बात हो रही है और ईरानी प्रेसिडेंट जो है उनका पहला दौरा है। इक़्तिदार संभालने के बाद ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो पहली बार पाकिस्तान आए, उनका पहला दौरा पाकिस्तान का हुआ और ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की दुनिया के साथ डिप्लोमेसी जो है वो कामयाबी के साथ जारी है कि ईरानी सदर आज पाकिस्तान में है। इससे पहले आपने देखा कि सऊदी डेलीगेशन जो है वो यहाँ पहुँचा, उन्होंने जो है वो सरमायाकारी की बात की, दो तरफ़ा तिजारत की बात की और अब जो है वो ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो इस्लामाबाद में हैं, वो लाहौर भी जाएंगे, कराची भी जाएंगे और पाकिस्तानी अवाम से भी मिलेंगे। ये साइंस हैं कि पाकिस्तान पर दुनिया का एतमाद बढ़ता जा रहा है। ईरान जो है वो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, मुस्लिम दोस्त मुल्क है और जिसने हमेशा जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इस दौरा के बाद जो है वो नई राहें खुलने की तवक्को है, नए रस्ते खुलेंगे, नई सरमायाकारी होगी, नई बातचीत होगी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।